नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य भवानी शंकर शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज की कक्षा में हम आगे बढ़ते हैं। हमने पूर्व कक्षा में हमने देख लिया था कि हम उच्चारण स्थान के बारे में चर्चा कर रहे थे। टॉपिक था उच्चारण स्थान। हम उच्चारण स्थान के बारे में चर्चा कर रहे थे, उसके बारे में हमने देखा भी था और उसके सूत्र के बारे में देखा। एग्जामिनर यहां से बखूबी प्रश्न पूछेगा। एक तो पूछेगा आपके स्थान का, और यहां से ही हम क्लियर कर देते हैं बच्चों, संधि के बारे में बहुत सारी जानकारियां लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा, संधि का लगभग 60 से 70% जो पॉइंट है, बिंदु है, वो संधि के भी क्लियर हो जाते हैं उच्चारण स्थान से। हमने पहला सूत्र अगर आप देखेंगे तो देखा अकुह जनियानां कंठः। दूसरा हमने देखा यशानां तालु। तीसरा देखा मूर्धा। ये तीनों के बारे में हम बखूबी विस्तृत चर्चा कर चुके थे। आप देखेंगे तो पहला देखा अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, दूसरा देखा इचो यशानाम तालुः, और तीसरा देखा ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो हमने देखा ये तीन सूत्र के बारे में हम चर्चा कर चुके थे, जिसमें अकुह विसर्जनीयानाम आपके सामने तीनों ए और ए अर्थात ह्रस्व दीर्घ प्लुत और क वर्ग ह विसर्ग, और इनकी चर्चा करता है और उच्चारण स्थान कंठ बताता है। इचो यशानाम में ई जो कि ह्रस्व प्लुत और दीर्घ है, च वर्ग आ जाता है, ये आ जाता है और श आ जाता है। फिर हम इसका उच्चारण स्थल तालु देखते हैं, इसके बारे में चर्चा की। यहाँ पर हमने यण संधि और विसर्ग संधि की भी चर्चा की। ऋतु रसाणाम मूर्धा, इसमें हमने देखा ऋषि वाला री ह्रस्व दीर्घ प्लुत कंडीशन आ जाती है, ट वर्ग पूरा आ जाता है, रै की मात्रा आती है, रेफ जिसको बोलते हैं, श जो कि आपका मूर्धन्य श होता है। ये ध्यान रखिएगा। इसमें यह श तो कौन सा था? तालव्य। और ये स कौन सा था? मूर्धन्य। इनकी हम चर्चाएं कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, अगला सूत्र है ऋतु लशानाम दंतः। सूत्र आया है ऋतु लशानाम दंतः। ऋतु लशानाम दंतः। एक बार बोल के देखिएगा विद्यार्थियों, घर पर बैठे हैं तो बोलने की चेष्टा कीजिएगा। संस्कृत जो भाषा है वो उच्चारण की भाषा है। आप पठन पाठन में अगर उच्चारण करते हैं तो आप निश्चित तौर पर संस्कृत को याद कर सकते हैं, क्योंकि सारे संस्कृत के विद्यार्थी हैं और इस चीज को समझते हैं पारायण विधि में किस पर जोर दिया गया है ना। तो ऋतु लशानाम दंता क्या कहता है, इसके बारे में चर्चा करें तो ऋतु लशानाम दंता में हमने एक तो लिया लरी, ठीक, एक लिया तू, एक लिया ल और एक लिया श। इन सभी वर्णों का जो उच्चारण स्थल है वो आप देखोगे तो दंता है। दंता शब्द मैंने बहुवचन में लिखा है क्योंकि दांत एक नहीं होते, 32 होते हैं। तो दंता आप बहुवचन में लिखेंगे, ऋतु लशानाम दंता। अगर आप बात करें यहां पर लरी की, तो लरी जो कंडीशन है या तो ह्रस्व है या आपके सामने प्लुत की कंडीशन में माना भी जाता है और नहीं भी माना जाता। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात बखूबी ध्यान रखिएगा। लरी प्लुत में माना भी जाता है और नहीं भी माना जाता। ये प्लुत का साइन है, ठीक है। ये माना भी जाता है और नहीं भी माना जाता, ठीक है। कभी भी
लृ दीर्घ नहीं होता, लृ वर्ण में दीर्घ का अभाव होता है, दीर्घ का अभाव, ये बात याद रखिएगा। यहां पर आप देखिएगा लृ वर्ण में दीर्घ का अभाव होता है, इसका तात्पर्य यही है लृ वर्ण कभी भी दीर्घ नहीं होता। ये हमने वर्ण विचारों में चर्चा की है, इसके बारे में जानकारी लीजिएगा। आगे चले, तू से तात्पर्य क्या है? तू कहने का तात्पर्य अगले का है। तू अर्थात ये कह रहा है तय वर्ग को। कौन से वर्ग को? तय वर्ग को संबोधित करके कह रहा है। और तय वर्ग में आपको पता है वर्ण कौन से आते हैं, देखिएगा त, थ, द, ध और न, ये वर्ण आते हैं। पांचों के पांचों वर्ण जो आते हैं वो तू अर्थात तय वर्ग में आते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। कादयो मावशानः, तो अवशान संज्ञा होती है इनकी कैसे लेकर मैं तक की, जिसमें तय वर्ग भी एक कंडीशन है जो कि अपने उच्चारण स्थल कहां से बनाता है? दांतों से बनाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर लय वर्ण है और फिर स है। अब इस स के बारे में भी एक चीज चर्चा ध्यान रखिएगा। इस स को कौन सा स कहेंगे? अगर आप देखें इस स को हम दंत्य श के नाम से जानेंगे, दंत्य स्थिति के नाम से, दंत्य श के नाम से जानेंगे। ये भी बखूबी प्रश्न पूछ रखा है। अब तीनों स हो गए, तालव्य हो गया, मूर्धन्य हो गया और दंत्य श हो गया। लृतु लशानाम दंता क्या कहता है? लृ तु ल श इत्यादि इन वर्णों का उच्चारण स्थल जो है वो दांतों से होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहां पर हम संधि की चर्चा भी कर लें साथ साथ में, तो देखिएगा जो लृ है वो अपनी स्थिति लय के साथ बनाता है और तू है वो अपनी स्थिति स के साथ बनाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप देखेंगे तो मैं यहां पर बात करूं तो ये जो संधि बनाता है वो यण संधि है ना, यण संधि का निर्माण करता है। और ये जो तू और स की स्थिति है ये विसर्ग संधि का निर्माण करती है, ये बात ध्यान रखिएगा। इनके बारे में हम चर्चा करें तो ये तो संधि यण संधि है और ये जो संधि है वो विसर्ग संधि है। इसके बारे में हमने चर्चा की, ये आपके सामने महत्वपूर्ण वार्ता बनकर आती है। अब हम आगे बढ़ें तो इस चीज को आगे लेके चलते हैं। देखिएगा ये देखो यहां पर हम चर्चा करते हैं। देखिए हमने इस चीज को यहां पर कंप्लीट कर लिया कि लृतु लशानाम दंता कहता क्या है। अब इसके चीज को हम देखें तो सबसे पहले यण संधि के बारे में, यण संधि के बारे में यहां पर हमें महत्वपूर्ण बिंदु मिलता है। क्या मिलता है? यण संधि का महत्वपूर्ण बिंदु यह मिलता है कि जनाब लृ और लय का भाईचारा है, लृ और लय का क्या है? भाईचारा है, जो कि यण संधि का निर्माण करता है। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण जो एग्जाम में पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट उदाहरण है, आपसे पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी है। देखिएगा ये उदाहरण बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। लृ प्लस आकृति, लृ प्लस आकृति, ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। जैसे अब आप देखेंगे लृ का भाईचारा किसके साथ है? तो सर अभी अभी आपने बताया लय के साथ है, तो लृ के स्थान पर कौन आ जाएगा? लय आ जाएगा, ठीक है, बिना स्वर के लय आ गया। अब इस लय के साथ जो स्थिति बनेगी वो बनेगी आकृति की, और जोड़ देंगे उदाहरण बन जाएगा। ये लो आकृति ही, अगर हम इसे जोड़ें तो ये शब्द बन जाएगा मित्रों लाकृति। शिक्षक वही है जो हर एक बिंदु पर चर्चा करता है, और आप शिक्षक बनने जा रहे हैं विद्यार्थियों, तो इन स्थितियों को ध्यान रखिएगा। आप जब किसी चीज को बताएं तो आप एक शिक्षण विधि के माध्यम से बताएं, एक तरीका होना चाहिए आपका पढ़ाने का। बच्चों को उस लहजे से जोड़ें, जैसे उच्चारण स्थान बता रहे हैं तो उच्चारण स्थान बता के ही मत छोड़ें, उसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो चर्चा कर सकते हैं। आप इस चीज को विस्तृत विधि के नाम से जान सकते हैं, आप उसमें विस्तार करते हैं उस एक बिंदु का। अब इतनी चीजें अगर आप किसी विद्यार्थी को बताते हैं तो आपके दिमाग में ये, उस विद्यार्थी के दिमाग में रहेगा कि ये शिक्षक हर एक बिंदु पर बात करना जानता है। तो आप बात करिए, साथ साथ में मोटिवेशन कीजिएगा। आगे आइएगा, इसी में अगर हम बात करें, ये तो मैंने यण संधि की बात कर दी, इसी के साथ साथ मैं बात करता हूं विसर्ग संधि की। इसी में हमने चर्चा की, विसर्ग संधि का उदाहरण भी बनाता है।
ये सूत्र हम संधि पढ़ेंगे, पर इस पॉइंट से हम बिंदु निकाल रहे हैं। बड़ी बात ये अपनी, जैसे मैं कहूं तैव अर्थात तू का जो संबंध है, तैवर का जो संबंध है वो आपके दंत्य स के साथ है। विसर्ग संधि का नियम बन गया विद्यार्थियों, देखिएगा ये बनता है कि अगर विसर्ग के बाद में आपके सामने त, थ और दंत्य श ये स्थिति देखने को मिले तो आप क्या करेंगे, इस विसर्ग के स्थान पर आप आदेश कर देंगे दंत्य श। दंत्य श आदेश कर देंगे, ये आदेशित हो जाएगा बच्चा। ये हो गया आदेश। आदेश का मतलब किसी वर्ण के स्थान पर किसी अन्य वर्ण को बैठाना, जबरदस्ती बैठाना, नहीं बैठे तो उठाकर भगा देना और उसके स्थान पर बैठा देना, तो ये आदेश की स्थिति आ गई। अब जैसे उदाहरण देखें, जैसे मैंने कहा एक उदाहरण लिख दिया, नमः पलस्ते, नमः पलस्ते, तो आप देखिएगा यहां विसर्ग है, उसके बाद में तय वर्ण आ रहा है, तो आप तुरंत उदाहरण बता देंगे गुरुजी नमस्ते, ये उदाहरण बन गया बस। जैसे एक मैंने कहा राजः पलस्थानम, तो एक लौकिक उदाहरण हो गया, क्या बन गया, राजस्थानम, ये उदाहरण बन के आ गया। बात समझ आ रही। जैसे एक उदाहरण और देखिएगा, मैंने कहा निहि प्लस सरगम या निहि प्लस सर्गः, है ना। तो आप इस उदाहरण को बनाएंगे तो आप इसको दो लहजे से बना सकते हैं, एक तो निसर्गः और एक इस प्रकार से भी लिख सकते हैं निसर्गः। ये विकल्प भाव पक्ष में बनता है, जब संधि पढ़ेंगे तो विकल्प भाव पक्ष बताऊंगा, विकल्प से ये दोनों उदाहरण बनते हैं। जैसे निःशुल्क की कंडीशन हमने देखी थी, उसी प्रकार से ये उदाहरण भी संपन्न होता है। तो लृतुलशानाम दंता जो आपके सामने लृ तु ल श अर्थात दांतों से उच्चारण करवाता है, उसके बाद में तवर की कंडीशन देखी, लृ और लृ की कंडीशन देखी, लृ वर्ण में दीर्घ का अभाव होता है, ये बात हमने जानी। ये त वर्ग में कौन कौन से वर्ण है, तू किसे कहते हैं ये भी पता चला। से एग्जामिनर ने सीधा सा प्रश्न पूछ लिया, तू इत्यस्य उच्चारण स्थानम वर्तते। एक प्रश्न दे दिया आपको अगले ने, तू इत्यस्य उच्चारण स्थानम वर्तते, ऑप्शन वही 4। आजकल तो 5 ऑप्शन भी आता है, पर आपको भगवान न करे कि ऐसा 5 ऑप्शन देना पड़े। तो देखिएगा, पहला आ गया कंठ, दूसरा आ गया तालु, तीसरा आ गया आपके सामने दंता और चौथा आ गया आपके सामने मूर्धा। तो आप क्या उत्तर करेंगे? तो आपका दिमाग कहेगा साहब यहां पर उत्तर हमारा जो कंठ नहीं हो सकता, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, इच्वेशनाम तालु, लृतुलशानाम दंतः। सर तू यहां पर आ रहा है, हमारा उत्तर क्या जाएगा? दंतः जाएगा। बात समझ में आ रही है विद्यार्थियों? तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पुटअप किए जाते हैं। जैसे एक प्रश्न यहां से और पुटअप कर लिया, लृ वर्णे कस्या भावः, प्रश्न कर दिया, ऑप्शन दे दिया आपके सामने 4। पहला दे दिया आपके सामने ह्रस्वः, दीर्घः, प्लुतः और इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर क्या जाएगा? लृ वर्ण में किसका भाव बताया गया है? पाणिनीय शिक्षा में लृ वर्ण में दीर्घ का भाव बताया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न एग्जामिनर पुटअप करता है, अपने से पूछता है। हम आगे बढ़ें। अगला सूत्र जो आता है वो ये देखिएगा, अगला सूत्र आता है यम गणना नाम नासिकाच, यम गणना नाम नासिकाच। सूत्र आ गया, कोई दिक्कत नहीं गुरुजी। इसके बारे में हम जानकारी लें तो आप तुरंत बता सकते हैं गुरुजी यहां से तो लिया इसने
यहां से लिया म, यहां से लिया ग जो हमने बताया था आपको क वर्ग में, यहां से लिया ण, यहां से लिया न। आप गौर फरमाएंगे मित्रों तो ये सारे के सारे वर्ण, ये सारे के सारे वर्ण पंचम वर्ण के नाम से जाने जाएंगे, पंचम वर्ण। ठीक है, और इन पंचम वर्णों का जो उच्चारण स्थल है वो कहां से बताया गया है? नासिका से बताया गया है। कहां से बताया गया है? नासिका से। तो सीधा सा प्रश्न बनेगा, य म ग ण न वर्ग के पांचों वर्ण हैं, इनका उच्चारण स्थल कहां से बताया गया है? नासिका से। यहां पर एक महत्वपूर्ण वार्ता और आती है, क्या आती है आप देखेंगे मित्रों, पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान, पंचम वर्णों का उच्चारण स्थल दो जगह से होता है। यह महत्वपूर्ण वार्ता है, दो जगह से होता है। कैसे? एक तो नासिका है ये, है ना, एक तो नासिका है ये, ध्यान रखिएगा। और दूसरा वर्णानुसार, वर्णानुसार। वर्णानुसार कैसे? जैसे आप देखेंगे मित्रों, एक तो नासिका हो गया, एक जैसे क वर्ग है, एक च वर्ग आपने पढ़ा, एक ट वर्ग आपने पढ़ा, एक त वर्ग आपने पढ़ा और एक प वर्ग आपने पढ़ा। ये भी पढ़ा आपने, देखा था कु, चु, टू, तू और पु। ये ध्यान रखना, ये कादयो मावसान है। ध्यान रखिएगा ये बात, सीधा सा प्रश्न पूछेगा कादयो मावसान है कतिधा, तो 25 25 हो जाएंगे। ये 5 है, कु चू टू तुपु, इनके 5 वर्ण और हो गए तो 25 हो गए। अब ये कह रहा है जैसे क वर्ग में आपने पढ़ा मित्रों कौन सा वर्ण? ग। आपने च वर्ग में देखा च छ झ य, आपने ट वर्ग में देखा ट ठ ढ ण, आपने त वर्ग में देखा त थ द न, आपने प वर्ग में देखा प फ भ म। अब ये कह रहा है इनका अपना अपना उच्चारण स्थल है। जैसे क वर्ग का क्या था? कंठ था, तो यहां पर आप देखेंगे ग का क्या हो जाएगा? कंठ भी हो जाएगा। एक तो नासिका है ये, दूसरा कौन सा हो जाएगा? कंठ। इचु ऐसा नाम तालु, तो एक तो नासिका था य का और एक कौन सा हो गया? तालु। ट वर्ग का देखें ऋतु रसाणाम मूर्धा, ये लो मूर्धा हो गया, एक नासिका है ये। अगर हम देखें न का ऋतु रसानाम दंता, ये दंता। और पैवर्ग का एक होता है औष्ठ, जिसकी अभी चर्चा मैं करूंगा, उपधमानिया नाम औष्टो, तो औष्ठ होता है। तो ये देखिएगा इनके अपने अपने उच्चारण स्थल तो है ही हैं, प्लस नासिका भी है। इसका तात्पर्य ये हो गया पंचम वर्णों के उच्चारण स्थल टोटल कितने हैं? कुल पंचम वर्णों के उच्चारण स्थल 5 और 5 10। 5 तो ये हो गए, है ना, अपने अपने, और 5 तो 5 के 2 इंटू कितने हो गए? 10। 10 उच्चारण स्थल, कुल 10 उच्चारण स्थल है पंचम वर्णों के। बात समझ में आ गई? एक तो नासिका और एक अपना अपना। तो ये कंडीशन आपके सामने आती है। कुल पंचम वर्णों के जो उच्चारण स्थल हैं वो कितने बताए गए हैं? 10 बताए गए हैं। इसके अनुसार अपन इसमें चर्चा करते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं, जिससे हमारा ये पूरा का पूरा स्थिति कंप्लीट हो जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो हमने
आपके सामने सूत्र देखा, यमगणना नाम नासिका च, यम गण न की स्थिति आती है। जो उच्चारण स्थल कहां से बनाता है? नासिका से बनाता है। ये पंचम वर्ण कहलाते हैं, वर्ग के 5वें वर्ण है। और पंचम वर्णों का उच्चारण स्थल 2 जगह से होता है, एक तो नासिका, एक वर्णानुसार। ये वर्ण अपने अपने हैं, तो वर्णा के अनुसार कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, दंत हो गया, औष्ठ हो गया। ये बात ध्यान रखिएगा, इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ये कादयोमावसान कहलाते हैं, कु चु टू तू पू एते कादयोमावसान है, ध्यान रखिएगा। इनको उदित भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। कु चु टू तू पू एते उदितः, इनको उदित वर्ण भी कहते हैं। कु चु टू तू पू एते उदितः। यह महत्वपूर्ण वार्ता लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। कु चु टू तू पू एते है उदितः, ये उदित वर्ण है, ये महत्वपूर्ण वार्ता है। उदित याद रखना शब्द को, ये आपसे एग्जामिनर पूछा जाएगा कि उदितः कु चु टू तू पू एते उदितः 25 के 25 उदित कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे हम चर्चा करें सूत्र अगला, उपूप उपूपधमानिया नाम औष्ठ। उपूपधमानिया नाम औष्ठ, अर्थात उपूपधमानिया नाम औष्ठ। अगर आप देखेंगे इसको थोड़ा सा अलग अलग करेंगे तो भी आप याद कर पाएंगे, जैसे ये उ पू और उपधमानीय। अगर आप देख रहे हैं तो यहां पर दीर्घ संधि हो रही है, पू और उ, ये उ मिलकर दीर्घ बन रहा है, तब जाकर ये क्या बन रहा है? दीर्घ पू बन रहा है। नहीं तो आप कह सकते थे गुरुजी सब में तो छोटा आया, इसमें बड़ा कैसे आ गया? तो ध्यान रखना, उ और उ मिलकर बड़ा उ, दीर्घ उ बन गया, तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण भी हो गया। उपूपधमानिया नाम औष्ठ, ये इस प्रकार बनता है। इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे? जैसे उ ले लिया तीनों, पू ले लिया और उपधमानीय ले लिया, उपधमानीय। और इन सभी वर्णों का जो उच्चारण स्थल है वो क्या बताया गया है? औष्ठ बताया गया है। ठीक, औष्ठ बताया गया है इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थल, उपूपधमानिया नाम औष्ठ। जैसे देखिएगा यहां पर मैं वार्ता करूं तो ये एक तो आ गया ह्रस्व उ, एक आ गया दीर्घ उ और एक आ गया प्लुत उ। ये ह्रस्व है, ये दीर्घ है और ये प्लुत है। ये तीनों स्थितियां आपके सामने आ गई, आप आराम से बता सकते हो, कोई सा भी प्रश्न पूछे। पू कहने से तात्पर्य अगले का क्या है? पू अर्थात पवर्ग। पवर्ग कौन कौन से होते हैं? प, फ, ब, भ और म। ये आपके सामने प, फ, ब, भ, म आ गया। देखो ये मैं आ रहा ना, मैं उसमें नासिका भी उच्चारण है, पंचम वर्ण है, और इस तौर पे देखा जाए तो औष्ठ अर्थात होठ भी है, ध्यान रखिएगा। एक आती है उपधमानीय की स्थिति, उपधमानीय। ये उपधमानीय क्या है? इस उपधमानीय की चर्चा करें तो उपधमानीय होता है ये अर्ध विसर्ग प और ये अर्ध विसर्ग फ। ये कंडीशन जो है वो उपधमानीय की आती है। ध्यान रखिएगा, ये जो चिन्ह आया है
ये वैदिक संहिता में लिखा गया है और वैदिक स्थिति में अर्थात इस चिन्ह को कहा जाता है आपके सामने अर्ध विसर्ग। इसको अर्ध विसर्ग के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये चिन्ह ध्यान रखिएगा बच्चों। तो ये चिन्ह जो है अर्ध विसर्ग के नाम से जाना जाता है और यहां पर जो उच्चारण स्थल है वो इनका भी क्या माना जाएगा, ओष्ठ माना जाएगा। प फ ये खुद एक वैदिक वर्ण है, ध्यान रखिएगा। उपधमानी एक वैदिक वर्ण है, इसके उच्चारण स्थल कहां से बताए गए हैं, होठों से बताए गए हैं। अर्ध विसर्ग, ये अर्ध विसर्ग के नाम से जाना जाता है, जो एक जगह काम हो रहेगा, जो कि हम जीवामूलस्य जीवामूलम में पढ़ेंगे, यहां पर काम आएगी ये बात। तो इस प्रकार से यहां पर स्थिति आपको देखने को मिलती है। आगे चलिए, आपको एक बात बता दूं, ये ऊ जो वर्ण है, ये ऊ वर्ण, ये ऊ वर्ण अपना भाईचारा रखता है बच्चों, किसके साथ, वै के साथ। किसके साथ रखता है, वै के साथ, जो कि एक यण संधि का उदाहरण बनाता है। सर यहां पर वै तो है ही नहीं, तो कैसे बनाओगे बच्चों? ओष्ठ जो उच्चारण स्थल है एक जगह और देखने को मिलेगा, वहां पर ये अपना नियम बनाएगा, उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो उपधमानिया नाम ओष्ठो जो आपके सामने है, ये सारी कंडीशन बनाता है। इनके उच्चारण स्थल, पैवर का, उपधमानिया, इन सभी का उच्चारण स्थल क्या माना जाता है, ओष्ठ माना जाता है। एग्जामिनर सीधा सा प्रश्न पूछेगा, उपधमान्य वर्णस्य उच्चारण स्थलम, अगले ने दे दिया, ऑप्शन दे दिए 4, तो आप क्या उत्तर करके आओगे? तो आपके सामने अगला दे देगा कंठ, अगला दे देगा जिह्वा, अगला दे देगा मूर्धा, अगला दे देगा नासिका। अगले ने आपको प्रश्न पुटअप कर दिया, उपधमानीय वर्णस्य उच्चारण स्थलम किम, तो आपके सामने अगले ने आपके समकक्ष रख दिया। अब आप क्या करोगे? तो आपका निश्चित तौर पर उत्तर जाना चाहिए साहब, ये तो होगा आपका ऑप्शन इन दिया, क्या 5 ऑप्शन दे दिया यहां पर, ओष्ठ। तो यहां पर आपका उत्तर क्या जाना चाहिए, ओष्ठ जाना चाहिए, क्योंकि कंठ नहीं है, जिह्वा नहीं है, मूर्धा नहीं है, नासिका नहीं है, क्या होगा, ओष्ठ होगा। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा, नॉर्मल प्रश्न नहीं है। आगे आइएगा, एक प्रश्न ऐसा निश्चित तौर पर पूछा जाएगा, एक क्या आपके 70 प्रश्न है तो कम से कम 3 प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। आगे हम वार्ता करें, ठीक है। अगला जो सूत्र आता है, एदयितो नाम कंठ तालु, एदयितो नाम कंठ तालु, एदयितो नाम कंठ तालु सूत्र आया। इस सूत्र का पूरी व्याख्या देखें तो ये बोलता है ए और आई, इन दोनों का जो उच्चारण स्थल है वो कंठ प्लस तालु से होता है, कंठ प्लस तालु से माना गया है। देखिएगा, कंठ प्लस तालु से इसका उच्चारण स्थल माना गया है। ठीक, कंठ प्लस तालु से आधा आधा मिलाकर ये कंठ तालु पूरा बन जाता है। ठीक, अगर आप देखें ए और आई, तो ए और आई की मात्राओं को देखिएगा। आप देखिए, मैंने लिखा ए और मैंने लिखा आई। अगर मैं इनकी मात्राओं की चर्चा करूं तो ये तो अपनी मात्रा बनाता है बच्चों 1, ये मात्रा बनाता है 2। ये अपन अपने समझ की दृष्टि से समझ रहे हैं। इन दोनों का उच्चारण स्थल कंठ तालु हो गया। और अगर ये 2 मात्राएं कहीं पर भी आपको दिखती हैं, एक मात्रा दिखती है और एक 2 मात्रा दिखती है, देखिएगा, ये एक मात्रा आपको कहीं पर भी किसी भी शब्द पर दिखती है तो प्राय वहां पर आपको संधि कौन सी करनी है, गुण संधि करनी है। और अगर आपको ये 2 मात्राएं दिखती हैं तो आप वहां पर संधि कौन सी करके आएंगे, वृद्धि संधि करके आएंगे। ये अपने एक ट्रिक मान लो,
एक छोटा मेथड मान लो कि हम जल्दी स्थितियों को समझ पाएं। तो एक मात्रा किसी भी शब्द पर होती है तो प्राय वो जुड़कर आया है और वहां पर गुण संधि का निर्माण कर रहा है, और दो मात्राएं दिख रही हैं तो इसका मतलब वो प्राय वृद्धि संधि का निर्माण करके आया है, वृद्धि संधि को अंकित कर रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखो, तो उदाहरण के तौर पर देखा जाए, जैसे मैंने कहा आपके सामने महा प्लस ईश, महा प्लस ईश, तो यहां पर उदाहरण बनेगा महेशः। क्या बनेगा? महेशः। ये उदाहरण बन गया, महा प्लस ईशः महेशः। तो कितनी मात्रा दिख रही है? एक मात्रा, जो कि किस संधि का उदाहरण है? गुण संधि का। और यहां पर ही मैं बात करूं तथा प्लस एव, ये पूछा गया है सीधा सीधा प्रश्न, तो यहां पर ये बन जाएगा तथैव। कितनी मात्रा आ गई साहब? दो मात्रा आ गई। तो दो मात्रा का मतलब क्या समझते हो आप लोग? सर वृद्धि संधि समझते हैं। तो यहां पर ये उत्तर जाएंगे दोनों, ध्यान रखिएगा। एक मात्रा अर्थात गुण संधि, दो मात्रा अर्थात वृद्धि संधि। एक बहुत ही सिंपल सा लहजा है, ध्यान रखिएगा। आप थोड़ा और गौर करते हैं तो आप देखिएगा ए और आ, इन दोनों का उच्चारण स्थल कौन सा है? कंठ है। आप और गौर फरमाते हैं तो आप देखिएगा ई और दीर्घ ई, इन दोनों का उच्चारण स्थल कौन सा है? आपका तालु है। और इन दोनों को अगर हम संधियों में लेके जाएं तो ये बनता है ए। क्या बनता है बच्चों? ए बनता है, ये बनता है ए। और ए बनता है तो ए का उच्चारण स्थल कौन सा माना गया है? ए का अभी आप देखें तो कंठ और तालु माना गया है, कंठ प्लस तालु, है ना। तो देखिएगा कितनी शानदार बात है। ए आ का उच्चारण स्थल कंठ था और ई का उच्चारण स्थल तालु था, दोनों को मिलाया तो ए बना गुण संधि में, जो कि कंठ और तालु को अंकित करता है, कंठ तालु का उच्चारण स्थल माना जाता है। इसी प्रकार से हमने दो बातें और कर ली कि एक तो गुण संधि का निर्माण कर रहा है और एक वृद्धि संधि का निर्माण कर रहा है। ठीक है, एक और देखिएगा उदाहरण। अगले सूत्र की ओर चलते हैं। अगला सूत्र क्या है? एदई तो नाम कंठ तालु, ओदौ तो नाम कंठोष्टम। ओदौ तो नाम कंठोष्टम। ओदौ तो नाम कंठोष्टम, ये क्या कहता है? इसके बारे में चर्चा करें। बोल लीजिएगा एक बार, ओदौ तो नाम कंठोष्टम। ये कह रहा है ओ और औ, इन दोनों का जो उच्चारण स्थल है वो कहां से होता है? वो होता है कंठ प्लस औष्ठ से, कंठ प्लस औष्ठ से होता है। जैसे एदई तो नाम कंठ तालु था, सही प्रकार से ओदौ तो नाम कंठोष्टम है। एक यहां से हमने लिया ओ और एक हमारे सामने आया औ। आप देखेंगे तो ये तो है कितनी मात्रा? एक मात्रा, और ये कितनी मात्रा है? दो मात्रा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, एक मात्रा और दो मात्रा। ठीक है, एक मात्रा का तात्पर्य अभी बताया था, गुण संधि का निर्माण करेगा। गुण संधि, और दो मात्रा अर्थात हम कहेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का निर्माण करेगा। ठीक, गुण संधि और वृद्धि संधि दोनों का निर्माण करेगा। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें तो यहां पर गुण संधि का उदाहरण जैसे मैंने कह दिया, पर प्लस उपकारम या परोपकारः। ठीक है, ये बन जाएगा परोपकारः। ठीक, आइएगा एक मात्रा है तो संधि कौन सी हो गई? गुण। जैसे मैंने कह दिया आपके सामने जल प्लस औषध, औषधम। ठीक, तो यहां पर आप गौर करेंगे तो ये उदाहरण बन के आएगा आपके सामने, जल औषधम। ये मात्राएं आ गई।
आप गौर फरमाइए मित्रों, एक में एक मात्रा है, एक में दो मात्रा है। एक मात्रा अर्थात गुण संधि को अंकित कर रहा है और दो मात्रा है तो किसको अंकित कर रहा है? वृद्धि संधि को अंकित कर रहा है। तो ऐसी स्थितियों के जो उदाहरण बनते हैं वो गुण और वृद्धि संधि दोनों को अंकित कर रहे हैं, जो कि एदई तो नाम कंठ तालु और ओदौ तो नाम कंठोष्टम। यहां पर देखेंगे कंठ अर्थात ए और आ की स्थिति जो थी वो कंठ की थी सब, ए और आ कंठ की स्थिति में थे, और उ और उ ये भी किसकी स्थिति में थे? औष्ठ की स्थिति में थे। तो यहां पर जो स्थिति बनी वो बन गया ओ। इसका उच्चारण स्थल क्या है? कंठोष्ठ है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में आपके सामने ओदौ तो नाम कंठोष्टम भी सफल होता है। उसके बाद में अगला सूत्र है अगला सूत्र जो है वह है वकारस्य दंतोष्ठम। सूत्र बोल लीजिएगा, वकारस्य दंतोष्ठम। अगर आप देखें वकारस्य दंतोष्ठम में तो जो वै वर्ण है, इस वै वर्ण का जो उच्चारण स्थल बताया गया है वो दंत प्लस औष्ठ बताया गया है। एग्जामिनर यहां से प्रश्न पूछेगा क्योंकि और सारे सिमिलर हैं और याद भी रहते हैं, कई बार अपन वै का भूल जाया करते हैं। तो वकारस्य दंतोष्टम, ये बात याद रखिएगा। अगर ये सूत्र याद है, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ इच्वेषणाम तालु ऋतुरषणाम मूर्धा ऋतुलषणाम दंता उपधमानियानाम ओष्टो यम गणनानाम नासिका च एदई तो नाम कंठ तालु ओदौ तो नाम कंठोष्टम वकारस्य दंतोष्टम। तो ये चीज याद है तो आपके उदाहरण आपके मुख पर रहेंगे, आपके प्रश्न आपके मुख पर रहेंगे, आपका उत्तर आपका रहेगा, तो गलत नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये वकारस्य दंतोष्टम। यहां पर मैं आपको बात बता रहा हूं कि मैंने आपको एक बात बताई थी ऊ की, ऊ जो कि आपका यण संधि का निर्माता था, पर मैंने उस समय यण संधि के बारे में चर्चा नहीं की उपधमानियानाम ओष्ठों में। तो ये संबंध जो रखता है वो वैसे रखता है बच्चों, किससे रखता है? वैसे, जो कि किस संधि का निर्माता है? यण संधि का, यण संधि। ये यण संधि को अंकित करता है। है ना, यण संधि को अंकित करता है। कैसे? उदाहरण के तौर पर देखिएगा, मैंने कहा मधु प्लस आचार्य है, मधु प्लस आचार्य है। मधु प्लस अरि कर देते, जो कि एक व्याकरण सम्मत उदाहरण है, और मधु प्लस आचार्य आप देखें इसको, मधु प्लस आचार्य, जो कि आप देखेंगे यहां पर म आदाध है, आदिध है में किसकी मात्रा लगी हुई है? ऊ की मात्रा लगी हुई है, और उसके बाद में जो है वो क्या है? आचार्य है, आचार्य है। ठीक है, अब आप देखें तो ऊ के स्थान पर क्या आएगा? सर ऊ के स्थान पर अब हम इस तौर पर देखें तो ऊ का भाई तो वह दिख रहा है। क्यों? क्योंकि औष्ठ, ऊ का उच्चारण स्थल औष्ठ भी और वह का उच्चारण स्थल भी औष्ठ है। तो ये स्थिति में आप देखेंगे ये भाईचारा है जो कि किसको लेके आएगा? आदि वह को लेके आएगा। और अगर आदि वय को लेके आता है तो स्थिति नीचे आती है। 2026 में जो जनवरी में एग्जाम आपका होगा उसमें ये प्रश्न मेरे हिसाब से पूछना चाहिए अब की बार, अनुस्वारस्य उच्चारण स्थलम किम। आप देखना, आप जाकर यही करके आओगे नासिका, आपका उत्तर सही जाएगा। ये होते हैं आपके सामने भविष्यगामी स्थितियां। शिक्षक एक भविष्य का निर्माता है ना। आप जब बनने जाएंगे तो आप भविष्य के निर्माता हैं। बच्चों की आप स्थितियों को पहचान कर आप उसके आगे की अंदाजा लगा सकते हैं। तो मेरे अंदाजे के अनुसार उच्चारण स्थल से कोई प्रश्न पूछा जाना चाहिए अब की बार तो ये अनुस्वारस्य है। अनुस्वार का उच्चारण स्थल कौन सा है? ठीक है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। आगे चलें, इसी में कुछ वार्ता मैं आपको छोटी और बता दूं, महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण तथ्य थोड़ा सा ध्यान रखना इसका। पहला तो यह है नासिका से उच्चारण स्थल कितनों के होते हैं? 10 के। ये बात ध्यान रखना, अर्थात पंचम वर्ण के 2-2 उच्चारण स्थल हैं। पंचम वर्ण के 2-2 उच्चारण स्थान है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण वार्ता है।
यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा आपके सामने कभी भी कोई अनुस्वार है या कोई विसर्ग है, ठीक है, अर्थात अनुस्वार ये आपकी स्थिति है और ये आपका विसर्ग स्थिति है, तो ये ध्यान रखिएगा ये हमेशा आपके सामने अंतिम में मिलेंगे, अंतिम में, और इससे पूर्व इनसे पूर्व जो वर्ण है इनसे पूर्व वर्ण का उच्चारण मानक होगा। सर ये बात कैसे कही आपने? देखते हैं, जिसे देखिएगा मित्रों, ये महत्वपूर्ण वार्ता है कि अनुस्वार और विसर्ग जब भी ये हमेशा अंतिम में लगते हैं। पहली बात तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, ये अंतिम में लगते हैं, ठीक है। और इनसे पूर्व अनुस्वार और विसर्ग से पहले जो भी वर्ण है उसका वर्ण का उच्चारण स्थल मानक होगा, ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने कह दिया, यहां पर लिख दिया मैंने कह, तो यहां पर जो विसर्ग का उच्चारण स्थल है वो कंठ होगा, है ना। जैसे मैंने कह दिया यहां पर लिख दिया मैंने मह, तो ये जो उच्चारण स्थल होगा वो कौन सा होगा? ये ओष्ठ होगा। ये वार्ता ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऐसी स्थितियां आपके समकक्ष आती हैं। ये दो महत्वपूर्ण बिंदु आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण बिंदु और है, कुल उच्चारण स्थान कितने हैं? कुल उच्चारण स्थान, तो ध्यान रखिएगा कुल उच्चारण स्थान 7 हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा कौन कौन से हैं, आप देखें, कंठ, तालु, मूर्धा, दंतः, आपके सामने आ गया नासिका, आपके सामने आ गया ओष्ठ, और एक आपके सामने आ गया जिह्वा। यह आपके सामने 7 उच्चारण स्थल है कुल। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 उच्चारण स्थल है कुल, ध्यान रखिएगा। परंतु एग्जामिनर आपसे पूछ बैठे पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, पाणिनीय शिक्षा एक ग्रंथ है, पाणिनीय शिक्षा, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जो उच्चारण स्थल बताए गए हैं वो पाणिनि ने लिखा है। ये छोटी सी पुस्तिका है और कुछ नहीं है, पाणिनीय शिक्षा, जिसमें वर्णों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। पाणिनीय शिक्षा में उच्चारण स्थलों की संख्या कितनी बताई गई है? 8 बताई गई है। इनके साथ एक और माना है उरस, ध्यान रखिएगा, उरस भाग को और माना गया है। उरस का तात्पर्य हृदय होता है, उरस का तात्पर्य क्या होता है? हृदय, ये ध्यान रखिएगा, उरस का तात्पर्य क्या होता है? हृदय। तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 8 उच्चारण स्थल माने गए हैं। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा, एक तो नासिका वाला, एक अनुस्वार विसर्ग वाला, और एक कुल उच्चारण स्थल, और एक पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थल। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। इसके अनुसार आप उच्चारण स्थल में कोई भी स्थिति में किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ ले, आप निश्चित तौर पर सही करेंगे। तो मैं यही चाहता हूं विद्यार्थियों कि आप तैयारी बहुत शानदार तरीके से करें और मेहनत करें, और मेहनत करने वाले हमेशा रंग लाया करते हैं। कई बार आप असफल हुए होंगे, टेंशन ना लीजिएगा, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह हिम्मत ही है, प्रयास करना है, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करनी है, लक्षण की प्राप्ति करनी है। ध्यान रखता, ये कितनी शानदार बात कही है, लक्ष्य लक्षणे इति व्याकरणम, लक्ष्य लक्षणे इति व्याकरणम,
व्याकरणम। क्या शानदार वार्ता कही है, लक्ष्य लक्षणे इति व्याकरणम। किसने कही? महर्षि पतंजलि ने एक बात कही, लक्ष्य लक्षणे इति व्याकरणम। आप लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए लक्षण तो करना ही पड़ेगा, ये पतंजलि ने कहा है। ठीक है, भाष्यकार हैं पतंजलि, इन्होंने एक बात कही है, लक्ष्य लक्षणे इति व्याकरणम। लक्ष्य, और गीता में साफ साफ लिखा है कर्म का फल की चिंता मत करो, आप कर्म करते रहो। तो कर्म करने हैं अपने को, लक्षण करने हैं। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सोचने लग गए तो वो लक्षण कभी ढंग से नहीं होंगे और लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं होगा। तो मेहनत करें। आज के लिए इतना ही। आज के आनंद की जय हो और बोल बालाजी महाराज की जय हो। धन्यवाद मित्रों।